अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अवैस अनवर है और हम 2011 का इंटीरियर का पेपर डिस्कस कर रहे हैं। ये क्वेश्चन है कि वाइट ब्लड सेल्स पिकिंग अप फॉरेन बॉडीज़ फ्रॉम द ब्लड स्ट्रीम इज़ एन एग्जांपल ऑफ। हमें पता है हमारे पास दो तरह के वाइट ब्लड सेल्स होते हैं कि एक का नाम है न्यूट्रोफिल्स और एक का नाम है मैक्रोफेजेस। न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेजेस, इनका काम आपने पढ़ा होगा कि ये बैक्टीरिया को खा जाते हैं और खाने के बाद उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। ये जो प्रोसेस है इसका नाम पूछा है, इसे क्या कहते हैं? तो देखें, अगर ये सेल है और ये छोटा सा बैक्टीरिया है और ये बैक्टीरिया जो है ये अंदर ले आए, ये सेल जो है इस बैक्टीरिया को अंदर ले आए, तो किसी भी बड़े पार्टिकल का अंदर आना सेल के ये कहलाता है एंडोसाइटोसिस। और इसका वापस बाहर जाना कहलाएगा एक्सोसाइटोसिस। तो अभी हम बात कर रहे हैं खाने की, खाने में वो अंदर आएगा, तो इसका मतलब ये तो नहीं है एक्सोसाइटोसिस, ठीक है। ऑस्मोसिस भी नहीं है। ऑस्मोसिस के अंदर आप वाटर की मूवमेंट की बात करते हैं, ये सेल के अंदर या बाहर जाने का प्रोसेस नहीं है। अब बच गए दो। तो देखें, एंडोसाइटोसिस के अंदर चीज़ अंदर आती है, अगर वो सॉलिड होगी तो उसके लिए वर्ड यूज़ किया जाता है फेगोसाइटोसिस, और अगर वो कोई लिक्विड पार्टिकल होगा तो उसके लिए वर्ड यूज़ किया जाता है पिनोसाइटोसिस। आपके ख्याल में बैक्टीरिया जो है वो सॉलिड के अंदर आएगा या लिक्विड के अंदर आएगा? तो बैक्टीरिया आता है सॉलिड की कैटेगरी में, तो ये प्रोसेस कहलाता है फेगोसाइटोसिस। एंड दैट इज़ वाई ये जो सेल्स हैं जो फेगोसाइटोसिस करते हैं इनको कहा जाता है फेगोसाइट्स। दीज सेल्स आर कॉल्ड फेगोसाइट्स। ओके, ये चैप्टर नंबर 5 वायरसेस से लिया हुआ क्वेश्चन है। आर्बोवायरसेस। अब ये आर्बोवायरसेस कौन होते हैं? ये वो वायरसेस हैं जो हम तक पहुंचते हैं किसी ना किसी आर्थ्रोपोड के ज़रिए। आर्थ्रोपोड्स के अंदर मेनली इंसेक्ट्स आते हैं, तो किसी इंसेक्ट के ज़रिए अगर ये वायरस आप तक पहुंच रहा है, जैसे आपको पता है डेंगू जो है मच्छर के काटने से आता है, तो ये वो वायरसेस होते हैं, ये कहलाते हैं आर्बोवायरसेस। तो पूछा गया है कि कौन सी बीमारी जो है वो इनमें से आर्बोवायरसेस कॉज करते हैं। चैप्टर 5 में आपको ये तीनों नाम मिल जाएंगे। तीनों बीमारियाँ जो हैं ये आर्बोवायरसेस से होती हैं। एंसेफेलाइटिस, ब्रेन की इन्फ्लेमेशन होती है। ब्रेन के अराउंड 3 लेयर्स होती हैं जिन्हें हम कहते हैं मेनिंजेस। उन मेनिंजेस की वो मेनिंजाइटिस होता है। ब्रेन की ओवरऑल ब्रेन की इन्फ्लेमेशन जो है, ब्रेन के लिए वर्ड यूज़ होता है एंसेफेलॉन। तो ब्रेन की इन्फ्लेमेशन हो जाती है, ये एंसेफेलाइटिस कहलाता है। येलो फीवर जो है, इसके अंदर फीवर होता है, बॉडी येलोइश हो जाती है, बॉडी के अंदर पेन होता है, बॉडी एक होता है। ये भी आर्थ्रोपोड के ज़रिए आता है आर्बोवायरस। और डेंगू जो है कि जिसके अंदर जॉइंट पेन होता है, प्लेटलेट्स का नंबर कम हो जाता है, ये भी बीमारी जो है ये भी आर्थ्रोपोड के ज़रिए आती है। तो ये तीनों जो है हमारे पास इंसेक्ट के ज़रिए आने वाली या आर्थ्रोपोड के ज़रिए आने वाली बीमारी हैं, ये कहलाती हैं ये आर्बोवायरसेस कहलाते हैं। तो ये तीनों जो है ये बीमारियाँ कॉज करते हैं। द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन इज। अब बैक्टीरिया बिल्कुल छोटा सा है, तो इसकी रिप्रोडक्शन के लिए एक तो बहुत सिंपल सा मेथड है कि ये एक बैक्टीरिया का सेल है, ये इसका डीएनए है। तो ये क्या करता है, पहले अपने डीएनए की कॉपी बनाता है। ये एक डीएनए है और ये इसने दूसरी डीएनए की कॉपी बना ली और फिर ये बीच से टूट जाता है, तो ये 2 बैक्टीरिया के सेल बन जाता है। ये जो टूटने का अमल है ये प्रोसेस कहलाता है फिजन, और ये सबसे आसान तरीका है बैक्टीरिया के लिए रिप्रोड्यूस करने का। तो फिजन के अंदर अगर एक बैक्टीरिया से 2 बनते हैं तो ये कहलाता है बाइनरी, और अगर एक बैक्टीरिया से मल्टीपल बैक्टीरिया बन रहे हैं तो ये कहलाता है, 2 से ज़्यादा बने तो ये मल्टीपल फिजन कहलाता है। एंडोस्पोर क्या होता है? अगर बैक्टीरिया के पास फेवरेबल कंडीशन नहीं है, फॉर एग्जांपल अभी खाने पीने को नहीं है या कोई और कंडीशन है जिसमें वो ग्रो नहीं कर सकता, तो ये बैक्टीरिया क्या करता है, अपना ये पूरा साइटोप्लाज्म जो है, ये पूरा जो साइटोप्लाज्म है इसको ना जमा करता है एक जगह पे, एक पॉइंट के ऊपर सेंटर में जमा करता है। बिल्कुल सेंटर में जमा करने के बाद इसके अराउंड लेयर्स बनाता है, ठीक है। ये एक लेयर बन गई और ये दूसरी लेयर बन गई और साइलेंटली पड़ा रहता है, ठीक है, डॉर्मेंट, सो जाता है, बस तब तक पड़ा रहता है जब तक कंडीशन दोबारा से फेवरेबल ना हो जाए। जब कंडीशन फेवरेबल होंगी तो ये अपनी वॉल्स को रप्चर करेगा और फिर दोबारा से बाहर आएगा और फिर लाइफ जो है वो स्टार्ट कर देगा, और आगे चूँकि कंडीशन फेवरेबल है तो अपना नंबर ऐसे बढ़ाएगा। तो अपनी जनरेशन को सर्वाइव करवाने के लिए, अपने आप को सर्वाइव करने के लिए ये एंडोस्पोर बनाता है अनफेवरेबल कंडीशन में। बाकी जो 3 यहाँ पर लिखे हुए हैं, ट्रांसडक्शन, कॉन्जुगेशन और ट्रांसफॉर्मेशन, ये बेसिकली बैक्टीरिया के अंदर चूँकि सेक्शुअली प्रोडक्शन नहीं होती, लेकिन सेक्शुअली प्रोडक्शन से मिलता जुलता प्रोसेस होता है जो कहलाता है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। अब ये जो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन है इसके 3 तरीके होते हैं। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन में होता यह है कि एक बैक्टीरिया और दूसरे बैक्टीरिया का डीएनए जो है वो मर्ज होता है। एक बैक्टीरिया का डीएनए दूसरे बैक्टीरिया तक पहुंचता है। उसके 3 तरीके होते हैं,
ये मैं इंशाल्लाह एक्सप्लेन करूंगा चैप्टर नंबर 6 के अंदर। ओके, द नंबर ऑफ प्रोटेस्ट, ये प्रोटेस्ट नहीं है, ये प्रोटिस्ट होगा, जिनका दूसरा नाम अब है प्रोटॉक्टिस्ट। ठीक है, प्रोटिस्ट को अब हम कहते हैं प्रोटॉक्टिस्ट। तो द नंबर ऑफ फाइलम इन प्रोटॉक्टिस्ट इज, तो किंगडम प्रोटॉक्टिस्टा आपने पढ़ा है कि जिसके अंदर हर वो ऑर्गेनिज्म आ जाता है जो कहीं और फिट नहीं हो सकता। आपने इसके अंदर 3 तरह के ऑर्गेनिज्म पढ़े होंगे, प्लांट लाइक जिन्हें एल्जी कहा जाता है, एनिमल लाइक के जिन्हें प्रोटोजोआ कहा जाता है, और फंजाई लाइक के जिसमें जिम्नोमाइकोटा और ऊमाइकोटा आते हैं। तो ये 3 तरह के ऑर्गेनिज्म है, तो बेसिकली 3 तरह के फाइलम्स इसके अंदर पाए जाते हैं। मशरूम्स जो हैं ये बिलोंग करते हैं कौन सी कैटेगरी से? ये हमारे पास फंजाई की 4 कैटेगरीज हैं। इनकी एग्जाम्पल आपने लाजमी याद रखनी है, बुक के अंदर जो एग्जाम्पल्स गिवन है। ये बड़ा आसान है, ड्यूट्रोमाइकोटा, इसके अंदर 2 एग्जाम्पल हैं, एक है पेनिसिलियम, ठीक है, और दूसरा है एगेरिकस, नहीं पेनिसिलियम और इसके अलावा एक और है, 1 मिनट, हाँ, ए से है एस्परजिलोसिस, एगेरिकस नहीं है, एस्परजिलोसिस। ठीक है, इसके अंदर बस ये 2 ही हैं जो आपकी बुक में हैं। जाइगोमाइकोटा के अंदर भी 2 हैं, एक है हमारे पास म्यूकर, ये दोनों ब्रेड मोल्ड्स कहलाते हैं, ये आपके फूड के ऊपर ग्रो होते हैं और उसे डिकम्पोज करते हैं, म्यूकर एंड राइजोपस। बाकी 2 कैटेगरीज जो हैं इनके अंदर मल्टीपल एग्जांपल्स हैं, लाइक जो एस्कोमाइकोटा है इसके अंदर आपके जेली फंजाई आते हैं, इसके अंदर आपके मॉरल्स आते हैं, कॉमन मोल्ड्स आते हैं, यीस्ट इसके अंदर आता है, यीस्ट हो गया, कॉमन मोल्ड हो गया, मॉरल्स हो गए और ट्रफल्स हो गए, ये इसके अंदर आते हैं। सिमिलरली आपने प्लांट पैथोजेंस के अंदर पढ़ा होगा पाउडरी मिल्ड्यू, ये भी इसके अंदर आते हैं। तो ये एग्जाम्पल आपने बुक से देखनी है। बेसिडियोमाइकोटा, ये जो मशरूम है ये बिलोंग करता है बेसिडियोमाइकोटा से। बेसिडियोमाइकोटा के अंदर मशरूम्स के अलावा जो ऑर्गेनिज्म जो फंगस जो है बेसिडियोमाइकोटा के अंदर आते हैं, उसमें टोड स्टूल है, पफ बॉल्स हैं, जेली फंजाई है, शेल्फ फंजाई है, और रस्ट एंड स्मट्स, ये प्लांट के पैथोजेंस होते हैं। ये वीट के ऊपर और राइस के ऊपर लगते हैं। ये एग्जाम्पल्स आपने लाजमी याद रखनी है, स्पेशली पैथोजेंस की एग्जाम्पल, जैसे एस्कोमाइकोटा से पाउडरी मिल्ड्यू है और बेसिडियोमाइकोटा से रस्ट एंड स्मट्स हैं। पेनिसिलिन किससे बिलोंग करता है ये भी आपको लाजमी पता होना चाहिए, क्योंकि इससे पहली एंटीबायोटिक ली गई थी। यीस्ट जो है इनके बारे में ख़ास बात क्या है, ये एक ऐसा ग्रुप है जिसके अंदर यूनिसेलुलर फंगस आता है, यानी सिंगल सेल वाले फंगस आते हैं। बाकी सारे फंगस मल्टी सेलुलर हैं सिवाय इस ग्रुप के, और ये भी बिलोंग करता है एस्कोमाइकोटा से। द बॉटनिकल नेम ऑफ टच मी नॉट, टच मी नॉट वो पौधा है कि जिसको आप टच करते हैं तो वो कोलैप्स हो जाते हैं उसके लीव्स, तो ये बिलोंग करता है सॉरी इसका नाम जो है वो है माइमोसा पुडिका, और ये फैमिली माइमोसिसी से बिलोंग करता है। ओके, बैट क्या है? बहुत सारे स्टूडेंट समझते हैं कि हर वो एनिमल जो उड़ता है वो बर्ड होता है और हर वो एनिमल जो तैरता है वो मछली होती है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो बैट को देखते ही जो है वो बर्ड लगा देते हैं। ठीक है, क्योंकि इंसेक्ट हो नहीं सकता, क्योंकि इंसेक्ट छोटे होते हैं, बैट जो है वो काफ़ी बड़ा है, बट एक्चुअली बैट जो है वो मैमल है। ये कुछ बातें आपने याद रखनी है। बैट ऑल्दो उड़ता है लेकिन वो मैमल्स के अंदर आता है क्योंकि उसके पास मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं। सिमिलरली आपको पता है शार्क जो है वो पानी के अंदर होती है, तो शार्क मछली है, लेकिन वेल भी पानी के अंदर होती है, तो वेल मछली नहीं है, वेल जो है अगेन वो मैमल है, वेल के पास मेमोरी ग्लैंड्स मौजूद होते हैं, वेल मैमल की कैटेगरी में आती है। सिमिलरली डॉल्फिन जो है वो भी मैमल्स की कैटेगरी के अंदर आती है। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो आपने याद रखने हैं। ओके, एनेलिडा, एनेलिडा बेसिकली वो है जिन्हें सेगमेंटेड वर्म्स कहते हैं। इसके अंदर अर्थवर्म इसकी बहुत कॉमन एग्जांपल है। एनेलिडा का कोई फीचर इन्होंने पूछा है यहाँ पे कि एनेलिडा क्या है, तो ये पूछा है इन्होंने बॉडी कैविटी के हिसाब से। एक कैविटी होती है बॉडी के अंदर एनिमल्स की जिसे हम कहते हैं सीलोम। ट्रू सीलोम जो होता है उसके लिए लाजिम है कि उसके दोनों तरफ मीजोडर्म हो। ठीक है, ये मीजोडर्म की लेयर है और ये मीजोडर्म की लेयर है, और ये बीच में जो स्पेस आपको नज़र आ रही है, खाली जगह जो आपको नज़र आ रही है, दिस इज़ द कैविटी जिसे हम कहते हैं सीलोम। और जिन एनिमल्स के अंदर ये कैविटी होती है वो कहलाते हैं सीलोमेट। इस तरफ भी मीजोडर्म और इस तरफ भी मीजोडर्म। तो जो एनेलिडा है ये ट्रू सीलोमेट है, ये पहला फाइलम है। शुरू से अगर आप देखेंगे तो ये पहला फाइलम है जिसके अंदर ये ट्रू कैविटी नज़र आती है। इससे पहले शुरू का सबसे पहला फाइलम जो है वो किसी कैटेगरी में नहीं आता, स्पंजेस या पॉरीफेरा। उसके बाद आता है निडेरिया और प्लेटीहेल्मिन्स, ठीक है, जिन्हें फ्लैट वर्म्स कहते हैं।
ये दोनों एसीलोमेट है, इनके अंदर ऐसी कोई कैविटी मौजूद नहीं है, कोई कैविटी नहीं होती इनके अंदर। फिर आता है एक फाइलम जिसका नाम है नीमाटोडा। नीमाटोडा होते हैं सूडोसीलोमेट, नीमाटोडा जिसके अंदर आपका एस्कैरिस आता है, ये सूडोसीलोमेट है। सूडोसीलोम क्या होता है, एक तरफ तो मीजोडर्म होगी, ठीक है, यहाँ पर मीजोडर्म है, लेकिन दूसरी तरफ मीजोडर्म नहीं होगी। मैंने बताया था ट्रू सीलोम जो होता है उसके दोनों तरफ मीजोडर्म होती है, जबकि इसके दूसरी तरफ एंडोडर्म होती है। तो ये कैविटी फॉल्स सीलोम कहलाता है, या इसे हम कहते हैं सूडोसीलोम, और ऐसे एनिमल्स कहलाते हैं सूडोसीलोमेट। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस हैज अ नेट रिएक्शन ऑफ दिस। चैप्टर नंबर 11 बायो एनर्जेटिक्स, जो सब जिससे सबको नफरत होती है, ये उस चैप्टर से लिया गया है क्वेश्चन। तो हमारे पास इतना तो आपको शायद पता हो कि ये जो ग्लाइकोलाइसिस है इसमें ग्लूकोज जाता है, ठीक है, और इससे जो चीज़ बाहर आती है वो है पायरोविक एसिड, इससे पायरोविक एसिड बाहर आता है। यहाँ जो इक्वेशन लिखी हुई है ये कोई ऐसा प्रोसेस है जिसमें ये पायरोविक एसिड जा रहा है, इसका मतलब ये ग्लाइकोलाइसिस तो बिल्कुल नहीं हो सकता, ठीक है, ये ग्लाइकोलाइसिस नहीं है। अच्छा, अब अगर बात करें इसकी फर्मेंटेशन की, फर्मेंटेशन कहते हैं एनारोबिक रेस्पायरेशन को, एनारोबिक विदाउट ऑक्सीजन की रेस्पायरेशन जो होती है वो फर्मेंटेशन कहलाता है। ये फर्मेंटेशन भी नहीं है, कैसे पता मुझे? फर्मेंटेशन जब होती है तो या तो प्लांट्स के अंदर होगी या एनिमल्स के अंदर होगी। तो प्लांट्स के अंदर जब फर्मेंटेशन होती है तो बनता है इथाइल अल्कोहल। कहीं पर आपको नजर आ रहा है प्रोडक्ट में, ये प्रोडक्ट है और ये रिएक्टेंट्स है। कहीं पर आपको इथाइल अल्कोहल नजर आ रहा है, नहीं नजर आ रहा। कहीं पर आपको लैक्टिक एसिड नजर आ रहा है, लैक्टिक एसिड एनिमल्स में बनता है। तो ये दोनों नजर नहीं आ रहे, इसका मतलब ये फर्मेंटेशन नहीं है। अब बच गई ये दो चीजें, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अब स्टूडेंट ने अगर इन दो को रूल आउट कर भी लिया ना तो वो लगा देगा ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। क्यों? क्योंकि उसने नाम ही इसका सुना है, उसने इसका नाम शायद ना सुना हो, जबकि ये बेसिकली दूसरा नाम है आपकी क्रेब्स साइकिल का, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, क्रेब्स साइकिल, और इसका तीसरा नाम होता है सिट्रिक एसिड साइकिल। इसके तीन नाम हैं। क्रैब जो है ये बेसिकली उस साइंटिस्ट के नाम पर है जिसने डिस्कवर की थी। सिट्रिक एसिड क्यों कहते हैं? क्योंकि अगर आपने इसका पहला प्रोडक्ट देखा हो, जब एक चीज़ अंदर आती है इसमें और दूसरी चीज़ उसे रिसीव करती है, तो इन दोनों के मिलने से जो पहला मॉलिक्यूल बनता है वो ये होता है सिट्रिक एसिड। तो इस वजह से इसे सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। और तीसरी बात, इस सिट्रिक एसिड का जब आप स्ट्रक्चर देखते हैं तो आपको उसके अंदर तीन इस तरह के ग्रुप्स नजर आते हैं, COO COO COO। ये ग्रुप कहलाता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप। वैसे इसके अंदर COOH होता है, लेकिन अगर H निकल जाए तो ये COO नेगेटिव रह जाता है। ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप कहलाता है। ये एक जो है ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। इसमें कितने हैं? इसमें 3 ग्रुप्स लगे हुए हैं, दैट इज वाई ये कहलाता है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। तो इसके अंदर जाता है पायरुविक एसिड और इससे बाहर आता है कार्बन डाइऑक्साइड और कैरियर्स। कैरियर्स कौन है? ये कैरियर ये वाले मॉलिक्यूल होते हैं, NADH और FADH2, ये मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं कैरियर्स। इनमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और फिर ये वाले मॉलिक्यूल्स, फिलहाल तो हमारा आंसर ये है, अगर ये वाले मॉलिक्यूल्स दाखिल हो रहे होते हैं ना किसी में और उससे ATP बने, अगर ये एंटर हो रहे हो और इससे क्या बन रहा हो ATP, तब हमारा आंसर होता ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में ये जाते हैं मॉलिक्यूल और बाहर आता है ATP। द सोर्स ऑफ ऑक्सीजन इन फोटोसिंथेसिस। आपको पता है फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन कार्बन डाइऑक्साइड होता है, उसके साथ कंबाइन होता है वाटर। दो चीज़ें चाहिए होती हैं, सनलाइट और क्लोरोफिल, ठीक है, और इसके नतीजे में बनता है ग्लूकोज C6H12 और O6, और साथ में रिलीज होता है ऑक्सीजन। अच्छा, अब देखिए जो ग्लूकोज है ना, ये हमारा मेन प्रोडक्ट है, ये प्लांट्स का मेन प्रोडक्ट होता है। इसके अंदर कार्बन है, ये कार्बन यहाँ से आया। इसके अंदर हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन यहाँ से आया। और इसके अंदर ऑक्सीजन है, वो ऑक्सीजन यहाँ से आया है। तो अब आपको नजर आ रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड में से दोनों चीजें इस्तेमाल हो गई, वाटर में से हाइड्रोजन तो इस्तेमाल हो गया, क्या बच गया? ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन रिलीज होता है इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल।
तो सोर्स ऑफ ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस के नतीजे में जो ऑक्सीजन लिबरेट होती है, प्लांट जो ऑक्सीजन रिलीज कर देते हैं, वो आती कहाँ से है? वो आता है वाटर से। ठीक है, तो ये करेक्ट आंसर है। वाटर को यूज़ किया जाता है हाइड्रोजन के डोनर के तौर पे। जो हाइड्रोजन ग्लूकोज में है वो भी वाटर से आता है, और जो ऑक्सीजन रिलीज होती है एनवायरनमेंट के अंदर वो भी वाटर से आती है।